मर जाने दो मुझे, मत बचाओ। मेरी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है, मुझे मर जाने दो। इस छोटी सी बच्ची के साथ मैं अपनी जान दे दूंगी। रुक जाओ बहन, इसमें इस नन्ही सी जान का क्या दोष है? अभी तो इसने अच्छी तरह से आंखें भी नहीं खोली और तुम इसे मौत के हवाले करने जा रही हो। इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो तुम? सुमन अपने लिए संवेदना देखकर फूट फूट कर रोने लग जाती है और साजिद को सारी कहानी बताती है। साजिद एक बहुत ही ईमानदार आदमी था। जब उसने सुमन को मरने के लिए जाते हुए देखा तो उसने उसको बचा लिया। तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम अब कहीं नहीं अपने भाई के घर पर रहोगी। जैसे मैं इस्लाम को मानता हूँ और तुम प्रभु राम को मानती हो, पर इंसानियत के नाते मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। अपने भाई के घर तो चलोगी ना, इंसानियत के नाते ही सही। सुमन की शादी किशोर से बहुत धूमधाम से हुई थी। किशोर सुमन को बहुत ही पसंद करता था। वहीं रवीना सुमन की सास उसे इतना पसंद नहीं करती थी। माँ का व्यवहार अजीब सा लगता है, बात बात पर टोकती है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें लड़कियों से प्यार ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम नई आई हो इसलिए ऐसा तुमको लग रहा होगा। अब रवीना सुमन को ताने देना शुरू कर देती है। सुमन की शादी को कुछ ही समय होता है और वो कहती है, पास की पड़ोसन की लड़के की शादी को अभी 2 महीने हुए हैं और वो पेट से है। तेरा तो ना जाने क्या चल रहा है। शादी को साल भर होने को आया है पर खुशखबरी नहीं है। अभी तो माँ जी 6 ही महीने हुए हैं। 6 महीने हुए हैं अभी और हम इंतजार कर रहे हैं पोते का मुंह देखने का। समय बीतता है और सुमन गर्भवती हो जाती है। लेकिन गर्भवती होने पर भी रवीना उसको ताने देते हुए कहती है, लड़का ही होना चाहिए, लड़का ही वंश आगे बढ़ाता है। लड़कियों का क्या है, आधी जिंदगी यहाँ मायके में रोटियां तोड़ती हैं और पराए घर चली जाती हैं। कब तक लड़कियों को संभालते फिरेंगे? लड़का होना चाहिए, लड़का। पर माँ जी, जैसे लड़के होते हैं वैसे ही तो लड़कियां होती हैं। लड़कियों से ही तो घर में रौनक होती है। वो तो 2-2 परिवार को संभालती हैं। फिर आप लड़कियों से इतनी नफरत क्यों करती हैं? मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ पोता चाहिए। अगर पोती हुई तो तेरी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। सुमन इस बात पर बहुत रोती है और ये बात पति किशोर को बताती है। पर वो आश्चर्यचकित हो जाती है जब उसका पति किशोर भी इसी बात को दोहराता है और अपनी माँ से सहमत होता है। तो इसमें गलत क्या है? क्या कहा माँ ने? लड़का ही होना चाहिए। मुझे भी लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं। किशोर, तुम भी माँ की तरह बातें कर रहे हो। आखिर लड़की होना इतना बड़ा गुनाह थोड़ी ना है जो तुम दोनों लड़कियों से इतनी नफरत करते हो। किशोर और रवीना दोनों सुमन को रोज लड़का पैदा करने की हिदायत देते थे। समय बीत जाता है और सुमन लड़के की जगह एक प्यारी सी लड़की को जन्म देती है। लड़की को देखकर घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अपनी बेटी को पकड़ और अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि अगर लड़की जनी तो तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं अपने बेटे की शादी दूसरी से कर दूंगी। मुझे सिर्फ पोता चाहिए था। इस पोती का मैं क्या करूंगी? पर माँ जी, मैं इस हालत में इतनी छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? जो भी है आप ही की तो है। खबरदार इसे अगर मेरी पोती कहा तो। मैं इसकी दादी नहीं हूँ, निकल जा यहाँ से। सुमन अपनी नन्ही सी बेटी को लेकर घर से निकल जाती है। तेज बारिश में वो अपनी बेटी को बचाते हुए इधर उधर भटकती रहती है और वो परेशान होकर आत्महत्या करने की सोच बैठती है। जैसे ही वो खाई में कूदने जा रही होती है कि अचानक से उसका किसी ने हाथ पकड़ लिया। सुमन अपनी नन्ही सी बेटी को लेकर साजिद के घर चली जाती है। वहाँ उसकी एक दादी रहती थी। वो उसे बहुत लाड प्यार से रखती थी। एक दिन वो अचार के लिए आम सुखा रही थी। अम्मा, ये आम क्यों सुखा रही हो? ये मैं अचार डालूंगी आम का। अम्मा, मुझे भी अचार बनाना सिखा दो, मैं भी अचार बनाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगी आम का अचार कैसे डालते हैं। आम का ही क्यों, मैं तुम्हें सब तरह के अचार सिखा दूंगी। सुमन इस तरह से कई तरह के अचार बनाना सीख लेती है और जब उसका अचार बहुत टेस्टी बनता है तो वो विचार करती है कि वो अब अचार का व्यापार करेगी। भैया, मैं कब तक तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बोझ बनती रहूंगी? मैंने सोचा है कि अम्मा ने जो मुझे अचार बनाना सिखाया है, क्यों ना मैं इसे जाकर बाजार में बेच दूं। ये तो बहुत अच्छा काम है बहन, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम अचार बनाकर तैयार रखो, मैं इसको बाजार में तुम्हारे साथ लेकर बेचने में तुम्हारी मदद करता हूँ। हाँ भैया, तुम्हारी मदद के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सुमन अचार को बनाकर बाजार में बेचने लगती है। धीरे धीरे उसका अचार इतना स्वादिष्ट होता है कि सब उसको खरीदने की इच्छा व्यक्त करते हैं। उसका अचार दिन दोगुनी रात चौगुनी बिकता चला जाता है। बहन, चारों ओर तो बस तुम्हारे ही द्वारा बनाए गए अचार की चर्चा है। हर कोई तुम्हारे द्वारा बनाया गया अचार ही खरीदना चाहता है। मैं आज बाजार गया था तो मुझे हर तरफ तुम्हारे अचार के ही प्रशंसक नजर आ रहे थे। भैया,
अगर आपने मेरी मदद न की होती तो ये अचार आज इतना प्रसिद्ध न होता। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। सुमन दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर एक सेठ खड़ा हुआ होता है। सुमन, अचार वाली का घर यही है क्या? हाँ जी, मैं ही सुमन हूँ। कहिए, क्या काम है आपको मुझसे? कल मेरे घर एक प्रोग्राम है, वहाँ के लिए मुझे अचार ऑर्डर करना था। कितना अचार चाहिए आपको? मुझे 1 लाख का ऑर्डर देना है, क्या तुम बना पाओगी? सुमन इतने रुपए का ऑर्डर सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि इतने ऑर्डर तो उसने कभी सोचे ही नहीं थे। और वो साजिद के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है। इतना बड़ा ऑर्डर बहन, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ हाँ कह दो हाँ। पर भैया, इतना बड़ा ऑर्डर मैं कैसे तैयार कर पाऊंगी? आती हुई लक्ष्मी को भेजा नहीं करते। हाँ कह दो बहन, इतना ऑर्डर बना लेंगे, तुम चिंता मत करो। साजिद के कहने पर सुमन ऑर्डर के लिए हाँ कह देती है। अब सुमन को 1 लाख का ऑर्डर तैयार करना था। साजिद की मदद से वो कुछ महिलाओं को इस ऑर्डर में लगा देती है और 1 लाख का ऑर्डर तैयार कर देती है। इसी तरह से उसको आगे ऑर्डर मिलने लग जाते हैं और वो उन ऑर्डर को तैयार करके अमीर हो जाती है। मैं तो कब की मर गई होती भाई, पर तुम्हारा रहम है कि तुमने मुझे बचा लिया और आज मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। ये मेरा रहम नहीं, ये तो ऊपर वाले का है, जिसने तुम्हारा मुझे साथ दिया। आज देखो हम कहां से कहां पर पहुंच गए हैं। यहाँ तक पहुंचने की मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। कल तक हम एक कोठरी में रहते थे और आज तुम्हारी वजह से हम कई अचार की कंपनियों के मालिक हैं। मैं तो इसको मारने चली थी और आज मेरी बेटी स्कूल में टॉपर है। ये शायद किसी के नसीब से मुझे मिला है। कहते हैं ना, लड़कियों के नसीब से ही माँ को रोटी मिलती है। अब सुमन सुमन न रहकर अचार वाली सुमन बन चुकी थी। उसकी प्रसिद्धता पूरे नगर में ही नहीं बल्कि बाहर भी थी। बाहर से भी उसे अचार बनाने के ऑर्डर आते थे। वो गरीब और बेसहारा औरतों को इस काम में लगाती थी, जिससे वो अपने पैरों पर खड़े होकर रोजगार कर सके। एक दिन की बात है, किशोर उस कंपनी के बाहर खड़ा हुआ था। ड्राइवर, गाड़ी रोको। अरे किशोर, तुम यहाँ पर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे और तुम्हारी बेटी से मिलने आया हूँ। सुना है तुम बहुत अमीर हो गए हो। हाँ, तो क्यों मिलने आए हो हम दोनों से? हम दोनों तो तुम्हारे लिए मर चुकी थी ना। ऐसे ना कहो, इस समय मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरा रोजगार भी नहीं है, ना ही घर है। तो मैं क्या करूँ? तब तुम्हें मेरी और मेरी बच्ची की फिक्र नहीं हुई जब तुमने भारी बारिश में मुझे निकाल दिया घर से। आज मैं खड़ी हूँ अपनी मेहनत के बलबूते पर। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें रोजगार मिले तो मैं अपनी कंपनी में तुम्हें रोजगार दे दूंगी, पर अपने साथ रखने की मुझे सोचना भी मत। मैं अपनी बेटी पर तुम्हारा और तुम्हारी माँ का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। ऐसा ना कहो सुमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। घर चलो। मैं घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आज तक मैंने ये सच्चाई अपनी बेटी से छुपाई है कि तुम उसके बाप हो। और खबरदार, आज के बाद अगर तुमने मेरी बेटी से मिलने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोजगार चाहते हो तो रोजगार मिलेगा, पर मैं या मेरी बेटी नहीं। सुमन गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाती है और किशोर वहीं पर खड़ा होकर सुमन को गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखता ही रह जाता है और कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ती चली